हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 31। पहले हेडिंग डाल लो, यहाँ लिखेंगे लेक्चर नंबर 31। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। पूरे 11th के चैप्टर जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, उसमें सबसे टफ चैप्टर की अगर बात की जाए तो वो है इक्विलिब्रियम। सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर इक्विलिब्रियम, सबसे बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम। आईआईटी या मेडिकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, काफी ज्यादा टॉपिक कवर करने वाला चैप्टर है। यहां तक कहा जाता है कि ये पूरे केमिस्ट्री के सबसे बड़े चैप्टरों में से एक चैप्टर है। इस चैप्टर को सिस्टमैटिकली हम बताएंगे। इसमें इतना ज्यादा कंसेप्ट है कि स्टूडेंट लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने लगता है तो पीछे का सारा बात भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टॉपिक है कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता है और स्टूडेंट सोचता है कि पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल लगाने बैठेगा तो उसमें तो फॉर्मूला पीछे से भी रह सकता है, तो पीछे वाला टॉपिक वो भूल जाता है। इसलिए यहाँ पे दो काम हम लोगों को एक साथ करना होगा। एक कि टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा, और सेकेंड पीछे के जो टॉपिक को पढ़े हुए हैं उस टॉपिक का भी रिवीजन कैसे साथ में लेके चल सकते हैं, इसका भी स्ट्रेटेजी बनाना होगा ना। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिस्ट्री में इसको दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। एक पार्ट का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक टॉपिक का नाम होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है। ठीक। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले हमको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिर समझना होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फिर समझना होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पूरा बात पढ़ लेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरा बात पढ़ लेंगे, और फिर बात यहाँ से आगे करेंगे। तो तुम पहले इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में बांट लोगे। अब यहाँ इक्विलिब्रियम को फिर से एज ए हेडिंग लिखोगे, इक्विलिब्रियम। ठीक। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तो देखो इस टॉपिक को जानने के पहले हम लोग स्टेबिलिटी का मतलब जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी मतलब होता है कि अस्थाई। अगर कोई चीज स्टेबल है तो हम कह सकते हैं कि वह अस्थाई है, और अगर अनस्टेबल है तो अस्थाई है। ये तो हुआ अंग्रेजी से हिंदी डेफिनेशन, लेकिन अंग्रेजी में अगर कोई बोला जाए कि ये चीज स्टेबल है, इसका मतलब ये होता है कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल है। और अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो उसको चेंज करना बड़ा आसान है। जैसे एक आदमी है जो एक जगह 50,000 का जॉब कर रहा है, अब उस आदमी को वहां से हटा के हम एक 25,000 वाले नौकरी पे ले जाना चाहते हैं, वो जाना चाहेगा या नहीं? नहीं। क्यों? वो यहाँ स्टेबल है। ठीक है। अब एक आदमी वो बेरोजगार है, तो तुम उसको कहीं ले जाओ तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। फिर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जो 50,000 वाला नौकरी कर रहा है, अगर उसको 1 लाख का ऑफर आ जाए तो अब तो वो भागेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तुम उसको ज्यादा स्टेबल कर रहे हो। सेम सीन एक मॉलिक्यूल के साथ होता है। कोई भी मॉलिक्यूल ना ही ज्यादा स्टेबल होते हैं और ना ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अपना एक लेवल तक स्टेबिलिटी जरूर होगा, और उसके उस स्टेबल पोजीशन के बारे में ही डिस्कस करना इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का नाम इक्विलिब्रियम है। जैसे
अगर कोई आदमी बहुत सेटल है अपने लाइफ में, तुम बोलोगे ये तो अपने लाइफ में एकदम सेटल है, यानी ये स्टेबल है। केमिस्ट्री में उसी बात को कह सकते हो, ये आदमी अपने लाइफ में इक्विलिब्रियम में है। इतना बात समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन में लिखेंगे कि व्हेन एनी मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स, एटम्स को लास्ट में यूज किए हैं, मेनली ये रिएक्शन होगा या तो मॉलिक्यूल के बिहाफ पे या तो आयन के बिहाफ पे। तो व्हेन एनी मॉलिक्यूल आयन गेट स्टेबल, स्टेबल हो जाता है बाई केमिकल चेंज, देन वी कैन से दैट, वो चाहे जैसे भी स्टेबल हो रहा हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई एटम हो, वो स्टेबल हो रहा हो किसके द्वारा? केमिकल चेंज के द्वारा। तब हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल था या जो आयंस थे, या मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स थे, आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखे हैं कि जब कोई भी मॉलिक्यूल या आयन या एटम स्टेबल होता है केमिकल चेंज के द्वारा, तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है या जो आयंस है या जो एटम्स है वो इक्विलिब्रियम में। इतना बात समझ में आ गया? ये इक्विलिब्रियम किसके द्वारा हो रहा है? केमिकल चेंज के द्वारा। इसीलिए इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज के द्वारा हो रहा है। यहीं पे एक लाइन लिखते हैं, बट इफ these मतलब ये सब मॉलिक्यूल, आयन, एटम्स, बट इफ these आर stable by physical change, then we can say that these are in फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो, जब ये फिजिकल चेंज से अपने स्टेबिलिटी को गेन करेंगे तो हम लोग इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और जब केमिकल चेंज से ये अपने आप को स्टेबल करेंगे तो हम लोग इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सेंस है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेबल। वो स्टेबल फिजिकल चेंज से रहेगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल केमिकल चेंज से होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम पे भी थोड़ा रुक करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको जल्दी से, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अपने स्टेबिलिटी को गेन करेगा लेकिन फिजिकल चेंज से करेगा, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर फिजिकल चेंज का मतलब क्या है। देखो, केमिकल चेंज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब केमिकली बॉन्ड वुंड बन रहा है ना।
तब हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड ना बने, पोजीशन बदल जाए, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है यहाँ पे न्यूट्रल फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक यहाँ पे होता है स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। 3 पार्ट होते हैं, अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग बात करते हैं अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम का। जैसे मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा सा ऐसे गुंबद रखा हुआ है, ठीक है, और ये गुंबद के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। ये पार्टिकल को जरा ध्यान से देखो, अभी ये इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, मतलब ये अपने आप को स्टेबल किए हुए है, लेकिन पिक पॉइंट पे स्टेबल किया है। अब अगर कोई स्टूडेंट आता है और इसको थोड़ा सा इसकी जगह से पुश कर देता है, क्या ये पार्टिकल अब यहाँ एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया, अब ये एक नए जगह के तलाश में निकल पड़ा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन स्टेबल नहीं था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रल फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या सेंस है। जैसे यहां पर भी एक पार्टिकल है, ठीक, बताओ अभी ये स्टेबल है या नहीं? तो है, इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं किया गया है। लेकिन अगर इसी पार्टिकल को थोड़ा सा चेंज कर दें, सपोज करो चेंज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ के फिर ये यहाँ स्टेबल हो जाएगा ना, फिर थोड़ा चेंज करो, फिर थोड़ा आगे बढ़ के फिर स्टेबल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे ये थोड़ा आगे बढ़ बढ़ करके और स्टेबल होता चला जाएगा। मतलब ये हर पॉइंट पे स्टेबल है, और जिस पॉइंट पे चेंज करके छोड़ देंगे ये वहां पे आपको स्टेबल मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल का ये केस है, फिजिकल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल का ये केस है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेबल। स्टेबल का क्या सेंस है, पहले ही बताओ, ये अपने पोजीशन पर स्टेबल है कि नहीं? तो है भाई, वो इधर उधर हिल नहीं रहा है। अब तुम इसके पोजीशन से इसको थोड़ा सा हिला के देखो, थोड़ा सा हटा दो अपने पोजीशन से, जैसे ही तुम इसको हटाओगे, इसको जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाओगे, ये तुम्हारा अपोज करेगा, क्योंकि इसको इससे ज्यादा स्टेबिलिटी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम इसको उठा के यहां लाके छोड़ दो, क्या करेगा? वापस इस जगह पे जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये अपने सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इस तीनों को हम कैसे डिफाइन करें, ये देखो। जब कोई बॉडी अपने स्टेबल पोजीशन में हो, लेकिन अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए उसके पोजीशन से, तो वो वापस उस पोजीशन पे आने का प्रयास न करे, बल्कि खुद एक नए स्टेबिलिटी की तरफ निकल पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्या यहाँ कोई बॉन्ड वॉन्ड बन रहा है? क्या कुछ बन रहा है? नहीं, तो इसका मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी को उसके पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाए, तो जितना डिस्प्लेस करेंगे, देखो, जब उसके पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाए तो जितना डिस्प्लेस करेंगे वो हर एक डिस्प्लेसमेंट पे जाकर के अगेन एंड अगेन रुक जाएगा। ऐसे केस में हर पॉइंट पे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप चाहे जितना डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए। मतलब ये अपने से कोई एफर्ट नहीं लेगा नए स्टेबिलिटी के लिए, और ना ही वापस आने के लिए कोई प्रयास करेगा, यानी कि दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और फिर लास्ट में आते हैं स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। स्टेबल फिजिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप उसके पोजीशन से हटाएंगे तो वो वापस उसी जगह पर आने का पूरा एफर्ट लगाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम।
तुम इस तीनों इक्विलिब्रियम को ध्यान से देखो, तुमको कहीं भी केमिकल टाइप का बॉन्ड बनता हुआ, बॉन्ड टूटता हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं दिखेगा, और इसीलिए ये सारे के सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंडर में आते हैं, जो हम लोगों को फिजिक्स के वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब आते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये हमारे सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है, बस खाली डेफिनेशन समझाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। किसकी तरफ? केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। हेडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है देख लो। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कहा जाता है कि जब कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन केमिकल चेंज करके अपने स्टेबल कंडीशन को पाले, उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? बाय द केमिकल चेंज, यहां लिख सकते हो एक लाइन कि व्हेन इक्विलिब्रियम will be established by chemical change। जब इक्विलिब्रियम केमिकल चेंज के द्वारा एस्टैब्लिश होगा तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन? तो उसमें फर्स्ट मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल चेंज होगा लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। यहां तक कि इन सम केसेस एटॉमिक इक्विलिब्रियम। एटॉमिक इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है, लेकिन एटॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमको एक एटम चाहिए होता है, और वो एटम अकेले कभी नहीं रहता, जिसकी वजह से बुक में इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अदरवाइज नॉर्मली इन सम केसेज एटॉमिक लिखे थे, मेनली मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। अब ये होता क्या है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम? कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में आए एक दूसरे के नजदीक, और वो केमिकल चेंज करें, और केमिकल चेंज करके और अपने आप को स्टेबल कर लें। जैसे एग्जांपल, मान लो N2 + 3H2 एक दूसरे के पास आते ही अमोनिया बना लेते हैं। यानी कि इन दोनों का मेन स्टेबिलिटी कब आया? जब ये लोग अमोनिया बना लिया। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 एंड H2। इक्विलिब्रियम का ये साइन बनाया जाता है। ये अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम टाइप का रिवर्सिबल हो तो ये साइन बनाया जाता है। इस साइन के बारे में भी बात करेंगे। अभी बात करेंगे किस रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में जाएगा या नहीं। क्लियर? तो अभी बात का बात है, पहले अभी इक्विलिब्रियम की बातों को समझ रहे हैं। तो N2 + 3H2 मिलकर अमोनिया बना लिया, यानी कि ये अमोनिया इक्विलिब्रियम में मोर स्टेबल हो गया, तभी तो ये लोग बनाए इसको। फिर कहोगे सर जब ये दोनों लोग इसको बना रहे हैं फिर ये इसको क्यों बना रहा है? क्योंकि ये भी तो स्टेबल होना चाहता होगा। तो इसको लग रहा है कि हम इन दोनों में स्टेबल है, इसको लग रहा है कि इसमें स्टेबल है, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम रिवर्सिबल साइन से बनाते हैं। स्टूडेंट बोलता है विनायक सर इसका भी कोई एग्जांपल बताइए। बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक आदमी है, वो एक जगह पे 20,000 रुपए पे काम कर रहा है। हम उसको चाहते हैं कि तुम मेरे कंपनी में आ जाओ। बोला सर सैलरी कितना दीजिएगा? अब सैलरी देंगे 15,000। सर नहीं आएंगे क्योंकि 20,000 मिल रहा है। सैलरी देंगे 25,000, तुरंत भाग जाएंगे क्योंकि 20,000 मिल रहा था। लेकिन हम बोले कि भाई मेरे कंपनी में आ जाओ, हम तुमको 20,000 रुपया देंगे। अब बताओ ये क्या होगा? कंफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसको यहां भी 20,000 मिल रहा है और हम भी इसको 20,000 दे रहे हैं।
अब यहाँ का एम्प्लॉय मेरे कंपनी में भागने के लिए टेंशन में रहेगा कि क्या पता वहां थोड़ा आराम मिल जाए, काम कम करना पड़े। और जो यहाँ का आदमी है वो यहाँ भागने के चक्कर में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा हम इधर आकर के ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। और इस वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे में स्टेबल होने के लिए परेशान रहेंगे। और उस परेशानी को समझने के लिए एक ऐसा स्टेज आएगा जब इन दोनों का चेंज एक दूसरे में इक्वल हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन इसका नाम मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम क्यों रखा गया? क्योंकि ध्यान से देखो ये सब मॉलिक्यूल्स है। कहोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर लेते हैं तो उसमें आयंस होंगे। एकदम बिल्कुल, देख लो HCOOH, HCOO माइनस और H प्लस में टूट गया। देखो आयंस आ गए। तो जब आयनों के बीच में इस तरह का एक्सचेंज होने लगेगा तो उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह का एक्सचेंज होने लगेगा उसको मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन इस तरह का चेंज बिना बॉन्ड के टूटे झूटे नहीं बन सकता, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड रूप से केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। पहले बोलो इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो फटाफट इसको लिख लो और हम इसको मिटा देते हैं। तो अभी तक बात हम केवल ये कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेबल, और इक्विलिब्रियम होता है दो तरीके का, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बाय फिजिकल चेंज, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बाय केमिकल चेंज। Chemical equilibrium may be divided in two parts. First is the molecular equilibrium and second is the ionic equilibrium. Molecular equilibrium means molecules will get stable by the chemical change but do not convert into their ions, and ionic equilibrium will get convert into their equilibrium position and it also converted into their ionic form. मतलब जब कोई मॉलिक्यूल केमिकल चेंज करे लेकिन मॉलिक्यूल से आयन में कन्वर्ट ना हो तब उस सिस्टम को हम मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर कोई आयन अपने आप को कन्वर्ट करके स्टेबल हो रहा हो तो उसको हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं। आगे बात एक क्वेश्चन के थ्रू बढ़ाते हैं। Which types of reaction will get equilibrium by chemical change? इसका क्या मतलब है कि किस तरह का रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन गेट यानी कि पाएगा क्या, इक्विलिब्रियम को केमिकल चेंज करके। मतलब किस टाइप का रिएक्शन होगा जो इक्विलिब्रियम को पाएगा अपने अंदर केमिकल चेंज करके, किस तरह का रिएक्शन होगा। तो उसके लिए हमको रिएक्शन का नेचर पहचानना होगा। मतलब हम यहां पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन, देखो भाई रिएक्शन के तीन नेचर होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन के तीन ही नेचर होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है एंडोथर्मिक? बहुत सिंपल है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल है A2 और वो B2 में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, और हम उसको चाहते हैं कि तुम कन्वर्ट हो। मतलब एक बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके पास बैठे रहना होगा। अब बैठे रहोगे यहाँ पे तब तक ये पढ़ते रहेगा, और जैसे ही तुम गायब हुए ये भी गायब हो गया। क्लियर हो रहा है? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कोई मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होना नहीं चाहता लेकिन हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो, तो उसके लिए हमको यहाँ बैठना पड़ेगा।
कैसे? तो हम यहाँ बैठेंगे हीट सप्लाई करके, हीट सप्लाई करके, हीट सप्लाई किए, ये इसमें कन्वर्ट होने लगा। लेकिन तब तक कन्वर्ट होगा जब तक तुम हीट सप्लाई करोगे, और जैसे ही हीट तुम बंद कर दिए, इसका सप्लाई रुक गया। मतलब ये कितना कन्वर्ट होगा, ये पूरी तरह से इस हीट पर डिपेंड करेगा। तो इस रिएक्शन को एक डायरेक्शन में बनाएंगे, और कब तक? जब तक आप हीट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन है इज कंप्लीट व्हेन continuously heat supplied to the system। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली हीट देते जाएंगे तो एक समय आएगा जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट खत्म हो गया। अब जब ये खत्म हो गया तो हीट देने से थोड़ी कन्वर्ट होगा, नहीं। आप बैठे थे कि ये बैठ के पढ़ते रहे और पास हो गए, अब ये फर्स्ट डिवीजन आ गया, अब आपका कोई मतलब है बैठने का, क्योंकि वो तो मंजिल पा लिया। आइए यहाँ पे डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। चलो सेकेंड रिएक्शन क्या है भाई? इस रिएक्शन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम है। क्या नाम है इसका? एक्सोथर्मिक। हम लोग किताब की भाषा में इसको किताबी कीड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसको यहां तक कन्वर्ट होने के लिए हमें बैठना जरूरी नहीं है, ये खुद पढ़ते रहता है। कब तक? जब तक ये पास ना हो जाए। सिलेक्शन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में फर्स्ट डिवीजन न ले आ दे अपने 12th बोर्ड में, तब तक ये पढ़ते रहेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन is complete after some time. There are no heat required during reaction. रिएक्शन के दौरान आपको हीट देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेचारा खुद ही कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, अब जरा सोचिए, ये वो बच्चा था जिसको आप हीट दिए तो पढ़ा, ये वो बच्चा था जो खुद से पढ़ा। तो जब खुद से पढ़ेगा, इसका मतलब ये अपना गार्जियन खुद है। अपना गार्जियन खुद है मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगा। इसका डेल्टा जी निकालिएगा, डेल्टा जी अभी हम लोग बात करेंगे, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है पहले बता दें। किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है, किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी। अब ए बी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों? इसके लिए तुमको थोड़ा सा एनर्जी का मतलब समझना होगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर से, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। पहले बताओ, इतना बात समझ में आ गया? अब यहां आ जाओ, तुम हीट दिए तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्यों ये कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा था। तो नहीं हो रहा होगा कब? जब इसका एनर्जी से ज्यादा होगा। मतलब ये स्टेबल है, अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम हीट देके इसका एनर्जी बढ़ा दिए। तो जब एनर्जी बढ़ाओगे तो ये अपना एनर्जी कम करना चाहेगा ना, क्योंकि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसकी वजह से ये तेजी से इसमें कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा। क्लियर हुआ? और ये जैसे ही इसमें कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। लेकिन यहाँ ये खुद इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये जितना कन्वर्ट होगा उतना हीट निकलेगा। इसका मतलब इसका एनर्जी सेल्फ कम हो रहा है। मतलब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है, और ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा है। इसी को बुक में देखोगे तो ग्राफ से समझाया जाता है। ग्राफ से समझाएंगे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। देखो, यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, इस केस में अगर तुम्हारा मान लो A2 मॉलिक्यूल यहां है, इसका एनर्जी, तो थोड़ा ऊपर बढ़ के ये देखो, ये B2 का एनर्जी है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या हुआ। A2 का एनर्जी हीट दिए तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट को अटेंड किया, अटेंड करके फिर ऊपर ही रह गया, यानी B2 का एनर्जी ज्यादा है A2 से। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसका नाम डेल्टा H होता है।
मतलब B2 का डेल्टा एच, इन दोनों के डेल्टा एच निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो तुम्हारा डेल्टा एच भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सिस्टम का एनर्जी है, वो भी पॉजिटिव होगा। ये मॉलिक्यूल का एनर्जी है, वो भी पॉजिटिव होगा। सिस्टम और मॉलिक्यूल दो बात होता है। जैसे एक कंटेनर लिए, ये तुम्हारा सिस्टम है, इसके अंदर गैस रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स है, तो गैस का एनर्जी और पूरे कंटेनर का एनर्जी दोनों दो बात होगा। यहाँ पे हीट अप दिए तो मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ा और सिस्टम का भी एनर्जी बढ़ा, मतलब डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम बोले कि यहाँ हीट निकल रहा है, इसका मतलब तुम समझ गए होगे कि इस केस का जो डेल्टा जी होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इसका एनर्जी इससे कम होगा। क्लियर हो रहा है? और डेल्टा एच भी निगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा, क्योंकि एनर्जी निकल रहा है तो पूरा सिस्टम उसको ट्रांसफर करेगा। अब इसी बात को अगर हम ग्राफ में समझना चाहें, कैसे समझेंगे? यहाँ एनर्जी, यहाँ पे तुम्हारा टाइम। अब जैसे जैसे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ के ये बहुत तेजी से घट जाएगा। ये तुम्हारा B2, ये तुम्हारा A2, और ये एनर्जी का ग्राफ। क्लियर हो गया? जल्दी से इन दोनों टर्म्स को बना लो। क्लियर? तो इंडोथर्मिक हो गया एंड एक्सोथर्मिक हो गया। अब इस दोनों के बाद तुम इन दोनों को एक साथ देखो, तुमको दिख रहा होगा एक इंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है। इन दोनों को एक साथ रिवर्सिबल की क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। क्या बोलेंगे इसको? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये कभी वापस नहीं आएगा। देखो हीट दे रहे हो तो ये फॉरवर्ड जाते जाएगा, ये तो खुद ही जा रहा है। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से जाना, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये सब पॉइंट है। पहला पॉइंट इसका डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, रिएक्शन का नेचर नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हैं तब हो रहा है। इसका स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल, एनर्जी इसका हाई। मेरा बात समझ आ रहा है पूरी? ग्राफ के साथ भी पूरा डिस्कशन क्लियर है। अब तुम्हारे पास एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन? ये आ रहा होगा कि सर ये एनर्जी ऐसे बढ़ा है और फिर फाइनल डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ एनर्जी घटा है, मतलब अगर इसका डेल्टा एच लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? निगेटिव, क्योंकि इसका एनर्जी इसके एनर्जी से कम हो चुका है। इसका डेल्टा जी भी निगेटिव, इसका डेल्टा जी भी निगेटिव, दोनों निगेटिव। नेचर कैसा है? खुद से कन्वर्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नहीं। लेकिन दोनों रिएक्शन को एक साथ इरिवर्सिबल बोलेंगे, वापस लौटने वाला नहीं। तो कहोगे सर अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा? अब यहां तो दोनों बराबर हो गए, डेल्टा एच जीरो हो, डेल्टा जी वो भी जीरो हो गए, मतलब यहां सब जीरो हो रहे हैं ना। अगर सब जीरो हो रहे हैं, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट सब स्टैंडर्ड है, कोई यहाँ जनरल केस नहीं चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलना चाहिए रिएक्शन को, तो यही बात हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों को अगले क्लास में देखना है कि अगर डेल्टा जी डेल्टा एच जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो प्लीज तुम मेरा सेकेंड लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर, अब यहां से 31 नहीं बोलेंगे, यहां से बोलेंगे लेक्चर नंबर 1। सॉरी, हम लोग अब आज से शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1, और ये होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर का पहला लेक्चर। इक्विलिब्रियम चैप्टर का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है? और सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा। चलो थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।